myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about cytoplasmic inheritance. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या यूनिपेरेंटल या मैटरनल या नॉन न्यूक्लियर या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है नीट के एग्ज़ामिनेशन में या अदर मेडिकल एग्ज़ामिनेशन में कि आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ना देकर यूनिपेरेंटल या आपका जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में ही आपसे पूछ रहा है। तो डोंट कंफ्यूज because this is also a name of cytoplasmic inheritance। तो चलिए शुरू करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारे साइटोप्लाज्म में जीन होते हैं उनका जो है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होना जो है आपका साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसको जो है कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट में देखा था। तो इसके आपको एग्जाम्पल से कन्फ्यूज़न नहीं होनी है, क्योंकि हमने 4 o'clock प्लांट का एग्जाम्पल जो है हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पे हमने जो है कलर लिया था। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लास्टिड इनहेरिटेंस है। तो आपको जो है ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, अदरवाइज़ तो एग्ज़ाम में जो है कन्फ्यूज़न होता है और मल्टीपल बार इसको जो है रिवाइज़ करना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल था और इसमें हमने 4 o'clock प्लांट में क्या लिया है। सेकंड कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पे पैरामीशियम ओरेलिया, जिसकी आपको स्पीशीज़ भी ध्यान रखनी है, क्योंकि जो सोनबर्न वो हुए थे साइंटिस्ट, उन्होंने पैरामीशियम ओरेलिया में जो है इसका क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके देखा था। थर्ड है हमारा CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला और मेल स्टेरिलिटी इन मेज और शेल कोइनिंग इन लीमनिया। तो ये तो है इनके एग्जाम्पल, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो है किस तरीके से ये होता है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने क्या बोला था। मेंडल ने ये बोला था कि जो इनहेरिटेंस होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो बाई पेरेंटल होता है, यानी कि मदर और फादर दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि सपोज़ कीजिए ये स्पर्म है और ये इसका अपना न्यूक्लियस है, तो ये क्या करेगा, ये एग है, तो इसका जो मेल जो स्पर्म है, इसका एग का जो न्यूक्लियस है उसके साथ में फ्यूज़ होके ये हमारा क्या बनाते हैं, ये हमारा बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाई पेरेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ। अकॉर्डिंग टू मेंडल की हम बात कर रहे हैं कि दोनों का जो है न्यूक्लियस फ्यूज़ होके क्या बनाया, जाइगोट। तो उन्होंने बोला ये बाई पेरेंटल है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या कहा गया कि ये यूनिपेरेंटल है। मीन्स अगर इसके साइटोप्लाज्म में, फीमेल के साइटोप्लाज्म में कि कोई जीन है, किसी डिसीज़ का जीन है, या जो भी इसके साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन जिनका अपना जो है DNA होता है, क्योंकि DNA में ही जीन प्रेजेंट होते हैं, तो अगर इसका अपना जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये सपोज़ कीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन होंगे वो भी क्या होंगे, इसके साइटोप्लाज्म के साथ में जाइगोट में, यानी कि दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होंगे। तो मीन्स इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कि फादर का न्यूक्लियस तो जाता ही जाता है, इसको हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस ऑफ फादर, लेकिन फादर के न्यूक्लियस के साथ में जो है आपका जो जो मदर का है, मदर का साइटोप्लाज्मिक जीन, और आपका जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मोन, और प्लस न्यूक्लियस ऑफ मदर। तो आपका जो है फादर का न्यूक्लियस भी जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो है आप मदर में जो साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं वो भी जाएंगे। कहने का मीन्स ये है कि हम में
हमारे फादर से जो है, सपोज़ कीजिए मैं हूँ तो मेरे में जो है अपने फादर से केवल न्यूक्लियस आया है, बल्कि और मेरी मदर से मेरी मदर का न्यूक्लियस भी आया है और उनका जो साइटोप्लाज्मिक जीन है वो भी मेरे में आया है। मतलब मेरे में इन द सेंस ऑफ सभी जो जब वो होते हैं जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो उसमें जो है अपने पेरेंट्स से फादर का केवल न्यूक्लियस आता है और मदर का जो है न्यूक्लियस के साथ साथ जो भी साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं वो भी आएगा। मीन्स जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आया, वो हमारी मदर से आया है, क्योंकि वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक जीन है या साइटोप्लाज्मिक क्या है, ऑर्गन है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में प्लास्टिड होता है, तो प्लास्टिड भी कहाँ से आता है, वो उनका मैटरनल मटेरियल होता है अगर हम प्लांट की बात करें। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन 4 o'clock प्लांट। तो यहाँ पे जो है हमने 3 ब्रांच होती हैं। एक तो ग्रीन ब्रांच होती है, आपको पता है कि ग्रीन ब्रांच के लिए जो है प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइट येलो के लिए ल्यूकोप्लास्ट होता है, और वेरीगेटेड मीन्स होता है तीनों का मिक्सअप, मीन्स क्लोरो भी होगा, ल्यूको भी और क्रोमोप्लास्ट, तीनों ही प्लास्टिड होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि अगर हम फीमेल गैमेट लेते, मतलब इन्होंने फीमेल गैमेट लिया, मैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर रही हूँ। अगर इन्होंने फीमेल गैमेट लिया ग्रीन ब्रांच से, और इन्होंने जो है इस ग्रीन ब्रांच का जो इन्होंने फीमेल गैमेट लिया उसको बारी बारी से, सबसे पहले तो उन्होंने पोलन ग्रेन लिया फ्रॉम ग्रीन ब्रांच से, फिर इन्होंने लिया पोलन ग्रेन येलो ब्रांच से, और फिर इन्होंने पोलन ग्रेन लिया आपका वेरीगेटेड ब्रांच से। तो जब इन्होंने बारी बारी से इन पोलन ग्रेन का फीमेल गैमेट से क्रॉस करवाया तो इन्होंने क्या देखा कि हमें तीनों ही जो ब्रांच मिली इन्हें वो ग्रीन ही मिलेंगी। तीनों ही ब्रांच इन्हें क्या मिली, क्रॉस करवाने के बाद में इन्हें क्या मिली, यहाँ पे भी ग्रीन ब्रांच मिली और यहाँ पे भी इन्हें ग्रीन ब्रांच मिली। तो इसका मतलब ये है कि जो फीमेल गैमेट है, जो हमने आपको अभी बताया है कि फीमेल गैमेट में, ये फीमेल गैमेट है और इसमें ये न्यूक्लियस है, इसके साइटोप्लाज्म में जो है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसमें कौन सा प्लास्टिड था, क्लोरोप्लास्ट था। तो जब इनका बारी बारी से पोलन ग्रेन से क्रॉस करवाया तो ये जो प्लास्टिड है, जो आपका क्लोरो, जिसको हमने बोला है क्लोरोप्लास्ट, ये भी उसमें आपका क्या चला गया, साइटोप्लाज्म में गया। और जो नेक्स्ट जनरेशन या नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच बनी वो तीनों ही क्या बनी, ग्रीन बनी। कैसी बनी, ग्रीन, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो फीमेल गैमेट है उसके साइटोप्लाज्म में कौन सा प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट ही आपका जो है वो नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि फीमेल ने तो क्या, मेल ने तो अपना क्या दिया, केवल न्यूक्लियस दिया, और इसने क्या दिया, अपना साइटोप्लाज्मिक जीन भी दिए। तो इसके साइटोप्लाज्म में किसके जीन थे, ग्रीन ब्रांच के। इसलिए तीनों ही जो ब्रांच आई, चाहे आप येलो का पोलन ग्रेन ले लो, चाहे वेरीगेटेड का ले लो, ग्रीन ही ब्रांच मिली। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो है आपका क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। अब अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या है कि अगर हम पैरामीशियम लेते हैं, डायग्राम आप अपने अकॉर्डिंग सही से बना लेना। यहाँ मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या होता है पैरामीशियम में, कि यहाँ पे क्या होता है, कप्पा जीन होते हैं, और कप्पा जीन होने के कारण इसके साइटोप्लाज्म में क्या बनती है, ये तो है कप्पा जीन, और इसके जो साइटोप्लाज्म में है वो क्या बनती है, कप्पा प्रोटीन। क्योंकि कप्पा जीन प्रेजेंट है इसीलिए वो क्या बनाएगा, कप्पा प्रोटीन, कप्पा प्रोटीन।
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैरामीशियम का किलर स्ट्रेन, क्योंकि जो कप्पा प्रोटीन है ये आपका जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको हम पैरामीशियम बोलते हैं, वो जो है सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, जो सेंसिटिव स्ट्रेन वाला पैरामीशियम है वो सरवाइव नहीं कर पाता। अगर हम सेंसिटिव स्ट्रेन वाले पैरामीशियम की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ना तो यहाँ पे आपको कप्पा जीन मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे कप्पा पार्टिकल मिलते हैं। तो नो कप्पा जीन, और क्योंकि कप्पा जीन नहीं है तो क्या होगी, कप्पा पार्टिकल्स भी आपके या कप्पा प्रोटीन भी आपकी नहीं होगी। नो कप्पा प्रोटीन, ये हमारा स्ट्रेन होता है सेंसिटिव, ये होता है सेंसिटिव स्ट्रेन। तो जब किलर स्ट्रेन होता है तो वहाँ पे आपका सेंसिटिव स्ट्रेन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो यहाँ पे सोनबर्न ने जो है एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने, अभी मैं ऐसे नॉर्मल बना देती हूँ, ये तो है हमारा किलर स्ट्रेन वाला, यहाँ पे कप्पा पार्टिकल है और यहाँ पे कप्पा प्रोटीन है, और ये है हमारा सेंसिटिव, ये है किलर स्ट्रेन और ये है हमारा सेंसिटिव स्ट्रेन। तो जब इन्होंने इनके बीच में कॉन्जुगेशन करवाया तो इन्होंने क्या देखा, ये इन्होंने कॉन्जुगेशन करवाया इन दोनों के बीच में, तो इन्होंने देखा कि सबसे पहले जो है आपके जो न्यूक्लियस यानी कि जो कप्पा जीन है वो ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या करवाया, मैं लिख देती हूँ, इनके बीच में करवाया कॉन्जुगेशन, लेकिन कितनी देर तक करवाया, ओनली 3 मिनट्स तक। 3 मिनट्स तक इन्होंने इनके बीच में कॉन्जुगेशन करवाया। तो कॉन्जुगेशन में क्या हुआ, सबसे पहले जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है यानी जो कप्पा जीन है वो ट्रांसफ़र हुए, और जैसे ही ये प्रोसेस हुआ वैसे ही क्या हो गया, इन्होंने इनको हटा दिया, केवल कॉन्जुगेशन करवाया 3 मिनट्स तक। तो आफ्टर 3 मिनट्स इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो कप्पा जीन भी हैं और कप्पा प्रोटीन भी है, और यहाँ जो है केवल इसके न्यूक्लियस में कप्पा जीन आया लेकिन कप्पा प्रोटीन फॉर्म नहीं हुई है, यानी कि ये तो किलर स्ट्रेन है ही, लेकिन ये भी अभी तक क्या है, सेंसिटिव ही बना हुआ है। क्यों, क्योंकि किलर स्ट्रेन के लिए क्या होना चाहिए, इसके साइटोप्लाज्म में भी आपका क्या होना चाहिए, कप्पा प्रोटीन होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने दोबारा से जो है क्या करवाया, कॉन्जुगेशन करवाया, लेकिन इस बार इन्होंने जो कॉन्जुगेशन करवाया वो 3 मिनट से ज़्यादा करवाया। तो जब इन्होंने सेकंड, ये तो फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में इन्होंने जो कॉन्जुगेशन करवाया, कॉन्जुगेशन मोर देन 3 मिनट्स, तो क्या हुआ कि जो आपका किलर स्ट्रेन है उसमें कप्पा जीन भी है, कप्पा प्रोटीन भी है, और कॉन्जुगेशन के बाद में जो सेंसिटिव वाला है उसमें भी आपका क्या आ गया, सेंसिटिव वाले में भी आपका कप्पा जीन आ गई और कप्पा प्रोटीन आ गई, यानी कि ये तो सेंसिटिव था ही, लेकिन आफ्टर कॉन्जुगेशन जब हमने 3 मिनट से ज़्यादा करवाई तो ये भी आपका क्या हो गया, सेंसिटिव, सॉरी ये तो आपका किलर था, ये भी आपका क्या हो गया, किलर स्ट्रेन हो गया। तो कहने का मीन्स ये है कि इसके साइटोप्लाज्म में जो किलर स्ट्रेन है, इसके साइटोप्लाज्म में जो कप्पा प्रोटीन थी, अगर हम 3 मिनट तक दोनों का कॉन्जुगेशन करवाते हैं तो क्या होता है, केवल न्यूक्लियर जीन ही ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन अगर हम 3 मिनट से ज़्यादा कॉन्जुगेशन करवाते हैं तो जो साइटोप्लाज्म में आपका प्रेजेंट है क्या, कप्पा प्रोटीन, वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है, और जो आपका सेंसिटिव स्ट्रेन है वो भी किस में चेंज हो जाता है, किलर स्ट्रेन में चेंज हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म में जीन है कप्पा प्रोटीन के वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसके थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो थर्ड एग्जाम्पल है इसका CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला।
ड्रोसोफिला में क्या होता है कि जो इसका फीमेल होती है ना, उसके साइटोप्लाज्म में एक सिग्मा जीन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा जीन। इस सिग्मा जीन के कारण जो ड्रोसोफिला है वो कैसा होता है? सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव, ये रहा, सेंसिटिव होता है फॉर CO2। तो जब हम किसी फीमेल का, यहाँ पे ये फीमेल ड्रोसोफिला है, इसका जो है मेल से क्रॉस करवाते हैं, यहाँ पर सिग्मा जीन नहीं है, तो जो भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो उसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा? सिग्मा जीन प्रेजेंट होगा, सिग्मा जीन प्रेजेंट होगा। यानी कि जो भी इसकी ऑफ स्प्रिंग आएगी, जितनी भी ऑफ स्प्रिंग आएगी, ऑल ऑफ स्प्रिंग आर सेंसिटिव फॉर CO2। मीन्स अगर इसके फीमेल का साइटोप्लाज्म जो है ऑफ स्प्रिंग में जाएगा और उसके हमने आपको क्या बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में क्या है? सिग्मा जीन है। तो वो साइटोप्लाज्म का जो जीन है वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में आएगा और वो सारे जो इसके नेक्स्ट जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सभी जो है CO2 के लिए सेंसिटिव होंगे। और अगर हम इसका अपोजिट क्रॉस करवाते हैं, मीन्स अगर मेल में सिग्मा जीन हो और फीमेल में नहीं हो, तो ऑफ स्प्रिंग में वो सिग्मा जीन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अगर फीमेल के साइटोप्लाज्म में जो भी जीन है, चाहे वो डिजीज़ कोज करते हों या वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन हो, वो ही केवल जो इसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो हमारी मदर से आया है, फादर से केवल हमारा क्या आया है? केवल ओनली न्यूक्लियस आया है। इसी तरीके से आपका 5th एग्ज़ाम्पल है, ये मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।